जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सबका स्लीपी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज की तारीख है 22 जनवरी। तो 22 जनवरी को दोस्तों मेरे को दो इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स लगे, एक रिलेटेड टू इंटरनल सिक्योरिटी और एक रिलेटेड टू गवर्नेंस। तो इंटरनल सिक्योरिटी जैसे कि आप जानते हैं GS3 के सिलेबस को पर्टेन करता है और गवर्नेंस जो हमारा GS2 में आता है, पॉलिटी एंड गवर्नेंस। तो ये दोनों आर्टिकल्स इंडियन एक्सप्रेस में से मेरे को इंपॉर्टेंट लगे, तो इसकी हम चर्चा करेंगे, डिस्कशन करेंगे। और जैसे कि आप जानते हैं इस इनिशिएटिव में हर एक एडिटोरियल के एंड में क्वेश्चन होता है। क्वेश्चन को आप आंसर कर सकते हैं, चाहे तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करिए, यू आर मोस्ट वेलकम। या अगर आपने अपनी कोई कॉपी बनाई हुई है उसमें आप प्रैक्टिस कर रहे हैं रोज के क्वेश्चन, तो उसमें भी कर सकते हैं। इसका आंसर क्वेश्चन का इजीली आपको एडिटोरियल में से मिल जाएगा, जिसके हमने बहुत क्रिस्पली पॉइंट्स बनाए हुए हैं। चलिए तो हम शुरू करते हैं डिस्कशन आज की। तो पहला आर्टिकल, पहला है अ नेशनल बॉर्डर गार्ड। ठीक है, नाउ दिस इज ये आज इंडियन एक्सप्रेस में आया था। क्या बात कर रहे हैं, देखिए अब हम अपने बॉर्डर्स की बात करें। देखिए प्रोबेबली इंडिया इज द ओनली कंट्री इन साउथ एशिया जिसके ना अभी भी जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, कोई भी कंट्री हो, उसके साथ अभी भी जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स है ना रिजॉल्व नहीं हो पाए हैं। ऐसा नहीं कि हमने कोशिश नहीं करी है, हमने कोशिशें करी हैं, पाकिस्तान के साथ बात करें, चाइना के साथ बात करें, लेकिन आपको पता है कि पाकिस्तान और चाइना कितना इस बात को रेसिप्रोकेट बैक नहीं करते इंडिया के गेस्चर्स को। तो अगर हम बात करें चाइना के रीसेंट लैंड बॉर्डर लॉ की, तो जैसे कि आप जानते हैं चाइना का जो न्यू लैंड बॉर्डर लॉ है, इसको लेके हमने फ्यू मिनट सीरीज भी किया था कुछ टाइम पहले। तो चाइना का जो न्यू लैंड बॉर्डर लॉ है वो अभी 1 जनवरी 2022 से ही इफेक्टिव हुआ है। अब चाइना का जो न्यू लैंड बॉर्डर लॉ है ये उनकी आर्मी को, पीपल लिबरेशन आर्मी जो चाइना की है, उसको और पावर देता है कि कैसे वो जो अपना एग्रेशन है, अपना असर्शन है, जो सो कॉल्ड चाइना के हिसाब से जो सो कॉल्ड डिस्प्यूटेड टेरिटरीज हैं अक्रॉस दी LAC, तो उस पे कैसे वो अपना कंट्रोल और ज्यादा असर्टिव कर सकता है। तो चाइना ने तो लैंड बॉर्डर लॉ जब बनाया तो चाइना ने बोला कि देखिए हम इंडिया को टारगेट नहीं कर रहे हैं, हमारे तो 14-15 नेबरिंग कंट्रीज हैं, सिर्फ इंडिया हमारी नेबरिंग कंट्री थोड़ी है। लेकिन हमको भी पता है कि ये टारगेट, ये जो नया लैंड बॉर्डर लॉ बनाया था ये किसको मद्देनजर रखते बनाया था, किसको टारगेट करके बनाया था। अब सीधी सी बात है, LAC की बात करें, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल, तो हम कहते हैं जी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल लगभग 3500 किलोमीटर है। चाइना क्या कहता है, चाइना कहता है कि नहीं हम आपकी बात नहीं मानेंगे, जो LAC है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल है, चाइना पिछले 60 सालों से कह रहा है कि जी LAC इज ओनली 2000 किलोमीटर। तो यहां पे परसेप्शन की बात आती है, हमारी परसेप्शन उनको नहीं मंजूर, उनकी परसेप्शन हमारे को नहीं मंजूर। अब यहां पे रिसेंटली चाइना काफी विलेजेस भी बना रहा है बॉर्डर एरियाज पे, खास करके अगर हम अरुणाचल सेक्टर की बात करें, ठीक है, तो इसको जियाओकांग मॉडल कहते हैं। जियाओकांग मॉडल मींस वेल ऑफ, मॉडरेटली वेल ऑफ बॉर्डर विलेजेस। यहां पे चाइना का पर्पस ये है कि चाइना यहां पे ऐसे हैबिटेशंस बना के लोगों को यहां पे सेटल करवा के ये क्लेम करना चाहता है, देखो ये तो जो विलेजेस हैं, जो बॉर्डर विलेजेस हैं, वो हमने बनाए हैं, यहां पे हमारी आबादी के लोग रहते हैं। तो ये एक बहाना मिलता है चाइना को अपनी टेरिटरी को क्लेम करने का। अब ये हम बात क्यों कर रहे हैं, ये जो पूरा आर्टिकल है इसमें चाइना के लैंड बॉर्डर लॉ की बात नहीं करी गई है, यहां पे बात करी गई बहुत सेंसिटिव इशू की जो कि रिलेटेड है हमारे बॉर्डर मैनेजमेंट को। तो ये चाइना का नया लैंड बॉर्डर लॉ डिस्कस करना यहां पे इस करके जरूरी बनता है, बिकॉज हम चाइना और पाकिस्तान दोनों की बात करें तो हमारे जो बॉर्डर्स हैं स्पेशली विद पाकिस्तान एंड चाइना बहुत सेंसिटिव है। तो वहां पर जो हमारी बॉर्डर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस हैं वो अभी कैसी हैं और कैसे वो बॉर्डर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को हम और स्ट्रेंथन कर सकते हैं। तो इस कंटेक्स्ट में ये आर्टिकल को शुरू किया था जहां पे न्यू लैंड बॉर्डर लॉ की बात करी चाइना की। अब इंडिया के लैंड बॉर्डर्स की बात करें, देखिए इंडिया के जो लैंड बॉर्डर्स हैं पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, इन सब के साथ हम शेयर करते हैं। तो ये जो लैंड बॉर्डर्स की जो अप्रॉक्सीमेट लेंथ है 15,000 किलोमीटर के आसपास है। तो हम उसके अलावा मैरीटाइम बॉर्डर्स भी शेयर करते हैं, जैसे कि आप जानते हैं हमारी बहुत लंबी कोस्ट लाइन भी है। इन एडिशन वी हैव अराउंड अबाउट 7600 किलोमीटर कोस्ट लाइन एंड अप्रॉक्सीमेटली 2 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन। तो हमारा जो बॉर्डर्स हैं, चाहे समुद्र की बात करें चाहे लैंड की बात करें, बहुत विशाल है। उसके बाद चलो चाइना के साथ तो हमारा डिस्प्यूट है, उसके अलावा 3300 किलोमीटर्स जो हमारा LOC है, लाइन ऑफ कंट्रोल है विद पाकिस्तान। नाउ दिस फर्दर एक्सटेंड्स टू द री-क्रिश्चियन 110 किलोमीटर स्ट्रेच ऑफ एक्चुअल ग्राउंड पोजीशन लाइन AGPL। तो अगर आपको मैं मैप में दिखाऊं, ये देखिए ये आपका LOC यहां से शुरू होता है, ठीक है, यहां तक। ये जो है ये नदर्न मोस्ट पॉइंट है आपके LOC का, ठीक है। तो ये जो पॉइंट है इसको हम कहते हैं NJ9842। इसके बियॉन्ड यहां पे सियाचिन सेक्टर शुरू हो जाता है। ये जो बॉर्डर लेंथ है यहां पे जो मैंने लाइन ड्रॉ करी है 110 किलोमीटर लॉन्ग, तो ये सियाचिन सेक्टर शुरू हो जाता है, ठीक है। तो अब जो LOC है इंडिया पाकिस्तान के बीच में जो वेल सेटल्ड है वो यहां तक है,
वैसे तो यहीं तक थी 1974 शिमला एग्रीमेंट तक, लेकिन पाकिस्तान को फिर ये भी हुआ, आपको याद होगा 1984 में ऑपरेशन मेघदूत हुआ था, जहां पे सियाचिन ग्लेशियर की हाइट्स को हमने कैप्चर किया, तो पाकिस्तान वांटेड टू कैप्चर दिस पार्ट ऑफ द टेरिटरी आल्सो, बट नेवरदलेस इट इज वेरी वेल सेटल्ड कि हमारी एलओसी जो है वो यहां तक, जो नदर्न मोस्ट पॉइंट एलओसी का NJN842 यहां तक एलओसी है, तो ये इंडिया पाकिस्तान की बॉर्डर की बात होगी। तो ज्यादा कंट्रोवर्सी तो हमारी पाकिस्तान और चाइना के साथ ही रहती है अगर हम अपनी बॉर्डर डिस्प्यूट्स की बात करें। अब ये बॉर्डर मैनेजमेंट की अगर हम बात करें वापस से, तो यहां पे कौन सी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं जो कि शामिल हैं, कौन कौन यहां पे डिप्लॉयड हैं जो हमारे बॉर्डर्स को मैनेज करते हैं। देखिए आर्मी तो डिप्लॉयड है अलोंग द एलओसी। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स की बात करें ना, दिस लुक्स आफ्टर द इंटरनेशनल बॉर्डर विद पाकिस्तान एंड बांग्लादेश, ठीक है। उसके बाद LAC की बात करें, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल की बात करें, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है ITBP को और असम राइफल्स को। उसके बाद अगर हम सशस्त्र सीमा बल की बात करें SSB की, नो दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर गार्डिंग द बॉर्डर्स विद नेपाल एंड भूटान। असम राइफल जो है ये ऑल्सो मैनेज करता है आर बॉर्डर विद म्यांमार। देखिए अब एक और इंटरेस्टिंग बात यह है दोस्तों कि हमारे जो बॉर्डर्स हैं म्यांमार, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ये बहुत पोरस है, बहुत पोरस बॉर्डर्स हैं और बहुत सारे ऐसे मल्टीपल इश्यूज हैं जो कॉज ऑफ कंसर्न्स हैं। ड्रग ट्रैफिकिंग की बात करें, ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात करें, इलीगल ट्रेड ऑफ वेपन्स की बात करें, तो ये भी बहुत प्रेसिंग कंसर्न्स है। तो इसके चलते बहुत जरूरी है कि हम अपनी बॉर्डर मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस को और स्ट्रेंथन कर सकें और अपनी सिक्योरिटी एजेंसीज को एम्पावर कर सकें। तो नटशेल में इंडियन आर्मी तो हमारे बॉर्डर्स को मैनेज करती है, गार्ड करती है, लेकिन उसके अलावा 4 और एजेंसीज हैं which guards the borders with these 6 neighbors। तो वो कौन सी 4 एजेंसीज हैं, रिपीट करते हैं, SSB सशस्त्र सीमा बल, असम राइफल, ITBP, राइट, और BSF। तो ये 4 एजेंसीज है अलॉन्ग विद द इंडियन आर्मी। अब थोड़ा सा हम इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस को भी समझें कि क्या क्या इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस हैं बाकी देशों की ऑफ गार्डिंग देयर बॉर्डर्स। तो ईरान, तो बहुत सारी जो कंट्रीज हैं, देखिए अब हमारे यहाँ पे मल्टीपल एजेंसीज हैं, तो यहाँ पे कंफ्लिक्ट भी आ जाता है। कुछ हमारी एजेंसीज हैं, कुछ हमारी जो पैरामिलिट्री फोर्सेज हैं मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर में आती हैं, इंडियन आर्मी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है। तो यहाँ पे कहीं ना कंफ्लिक्ट आ जाता है इतनी सारी एजेंसीज के बीच में, मिनिस्ट्रीज के बीच में। बाकी कंट्रीज की बात करें, देखिए उनकी स्पेशलाइज्ड और डेडिकेटेड इंटीग्रेटेड आर्म्ड फोर्सेस, आर्म्ड बॉडीज हैं फॉर दी बॉर्डर सिक्योरिटी। ईरान की बात करें तो बॉर्डर गार्ड कमांड है वहां पे, इटली बॉर्डर पुलिस सर्विस, रशिया का बॉर्डर गार्ड सर्विस है, अमेरिका का होमलैंड सिक्योरिटी है, चाइना का पीपल्स आर्म्ड पुलिस है। पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान का जो वेस्टर्न बॉर्डर है विद अफगानिस्तान, वहां पे जो फोर्स गार्ड करती है उस बॉर्डर को, उसको फ्रंटियर कॉर्प्स कहते हैं। और अगर इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर की बात करें तो वहां पे पाकिस्तान के रेंजर्स हैं विच लुक आफ्टर द इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर, जैसे हमारे यहाँ पे BSF है, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स है। अब देखिए, अब देखा जाए तो देखिए, अब अगर हम ईरान की बात करें, इटली की बात करें, पाकिस्तान की बात करें, इनका साइज इतना बड़ा भी नहीं है इंडिया की तरह। इंडिया का तो साइज भी बहुत बड़ा है। चाइना और रशिया 2 और कंट्रीज हैं जो कंसिडरेबल साइज है उनका भी, जैसे इंडिया एक बहुत विशाल साइज है, तो ऑब्वियसली चाइना और रशिया का भी बहुत वास्ट लैंड मास है, लेकिन वहां पे फिर भी इंटीग्रेटेड सिक्योरिटी एजेंसी जो बॉर्डर को मैनेज करती है। यहां पे थोड़ी कंफ्यूजन है, मल्टीपल एजेंसीज आ जाती हैं। अब यहां पे बात करें, ये अगेन थोड़ा सा आपके समझने की बात है, ये सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस और असम राइफल्स के बीच में एक डिफरेंस आ जाता है। वो क्या है इसको हम समझते हैं अभी। जो CAPF है आपकी, जो CA यानी कि आपके सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस हैं, ठीक है, तो इसका आप एग्जाम भी देते होंगे। ये एग्जाम भी UPSC कंडक्ट करता है CAPF का, जो असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट निकलती है। अब जो CAPF है, आपको शायद पता भी होगा अगर आपने एग्जाम दिया इसका, ये किसके अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर नहीं आता। 5 एजेंसीज हैं जो सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज हैं, कौन सी हैं, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सेंट्रल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी फोर्स, ITBP इंडो टिबेटन बॉर्डर पुलिस, आपका सशस्त्र सीमा बल और सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स। ये 5 एजेंसीज आपकी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज में आ जाती हैं। अब बात करें असम राइफल्स की, तो देखिए जो असम राइफल्स हैं, नाउ दिस इज द ओल्डेस्ट पैरामिलिट्री फोर्स ऑफ द इंडियन आर्मी एंड दिस डेट बैक्स टू द टाइम्स ऑफ द ब्रिटिश राज। नाउ ये इकलौती पैरामिलिट्री फोर्स है, ये भी पैरामिलिट्री एजेंसी, ये इकलौती पैरामिलिट्री एजेंसी जिसका डुअल कंट्रोल स्ट्रक्चर है। तो इसका जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल है वो तो MHA के अंडर है, जैसे इन 5 फोर्सेस का कंट्रोल MHA के अंडर है, इसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल MHA के अंडर है, और ऑपरेशन कंट्रोल जो है असम राइफल्स का वो आता है इंडियन आर्मी के अंडर, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर है। तो बात मैं ये कहना चाह रहा हूं, जो CAPF है, CAPF की जो 5 ये जो एजेंसीज हैं, इनका एडमिनिस्ट्रेटिव और ऑपरेशन कंट्रोल दोनों ही मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंडर है, अनलाइक असम राइफल्स। तो ये थोड़ी फैक्चुअल चीज है, आपको पता होनी चाहिए, इस करके इसमें डाली है। अब इस आर्टिकल में अंत में क्या कहा जा रहा है कि प्रपोजल क्या दिया जा रहा है। देखिए हमने बात करी कि इंडिया के जो बॉर्डर इश्यूज हैं, बहुत डिस्प्यूट है, बांग्लादेश, म्यांमार, पोरस भी हैं, ठीक है। पाकिस्तान, चाइना की बात करें, अभी तक हमारे बॉर्डर डिस्प्यूट सेटल नहीं हो पाए हैं, इतने साल हो गए हैं, 75 ईयर्स ऑफ आफ्टर इंडिपेंडेंस ऑल्सो। अब बात यहां पे ये आ रही है कि क्या मल्टीपल सिक्योरिटी एजेंसीज
इज दैट अ सफिशिएंट मैकेनिज्म फॉर स्ट्रेंथनिंग द बॉर्डर सिक्योरिटी, या कोई ऐसी सिंगल सिक्योरिटी एजेंसी भी हो सकती है जो कि हमारे बॉर्डर्स को सेफगार्ड कर सके। तो यहां पे सजेशन दिया गया है दैट इंडिया नीड्स अ सिंगल सिक्योरिटी एजेंसी विच इज एडिक्वेटली ट्रेन्ड, एडिक्वेटली इक्विप्ड इन एडवांस मिलिट्री ड्रिल्स। दूसरी बात, जो मैन पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर है फॉर क्रिएटिंग दिस पर्टिकुलर एजेंसी, तो इस एजेंसी का नाम प्रपोज किया गया है नेशनल बॉर्डर गार्ड, NBG। तो अगर जो मैन पावर और इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायर्ड है फॉर दिस प्रपोज्ड एजेंसी, उसको जो वहां पे जो जवान जो उसमें रिक्रूट करने हैं, जो डिप्लॉय करने हैं, वो CAPF और असम राइफल्स दोनों में से लिए जा सकते हैं। CAPF यानी कि जो 5 हमारी फोर्सेज हैं सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज की, और असम राइफल्स यानी कि इन 6 एजेंसीज में से रिसोर्सेज लिए जा सकते हैं, जवानों को डिप्लॉय किया जा सकता है एक सिंगल एजेंसी बना के, जिसका नाम यहां पे प्रपोज किया गया नेशनल बॉर्डर गार्ड। ठीक है, तो NBG शुड बी डेजिग्नेटेड एज अ पैरामिलिट्री फोर्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड ऑपरेट अंडर द आर्मी। अभी क्या है, अभी थोड़ा मल्टीपल मिनिस्ट्रीज आ जाती हैं, MHA एक तरफ है, मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एक तरफ है। असम राइफल्स की बात करें, उसका एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल MHA के पास है, ऑपरेशनल कंट्रोल जो है वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर है। तो क्यों ना ये सारी की एक ही एजेंसी हो, प्रपोजल अंत में ये बात आती है, क्यों ना एक ही सिंगल सिक्योरिटी एजेंसी हो जिसका जो कंट्रोल है, चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव हो चाहे ऑपरेशनल हो, वो सिर्फ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर हो। तो ये एक बहुत अच्छा सजेशन यहां पे दिया गया है। और अंत में यह भी कहा गया है कि ये जो हमारी सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेज हैं, जिसमें 5 तरह की एजेंसीज हैं, 5 टाइप ऑफ फोर्सेज हैं, BSF, CISF, ITBP, सशस्त्र सीमा बल एक्सेट्रा। तो यहां पे अगर इसको थोड़ा लीन किया जाए, यानी कि ये जो इतनी सारी एजेंसीज हैं, अगर बजाय कि हम एक ही एजेंसी बना दें जिसका नाम नेशनल बॉर्डर गार्ड है, तो थोड़ा काम ईजी हो सकता है। ठीक है, तो ये सजेशन दिया गया है ऑन द सेम लाइंस कि जैसे बाकी कंट्री है, जैसे अभी हमने डिस्कस किया, इटली, ईरान, रशिया, अमेरिका, पाकिस्तान, चाइना के, जैसे वहां पे भी मल्टीपल एजेंसीज नहीं है बॉर्डर को गार्ड करने के लिए। तो ये सजेशन यहां पे दिया गया है। नाउ दिस पर्टिकुलर एडिटोरियल इज लिंक्ड टू योर इंटरनल सिक्योरिटी, जो आपके GS3 का सिलेबस है। तो क्वेश्चन क्या बनता है एडिटोरियल में से, इंडिया इज द ओनली कंट्री इन साउथ एशिया हुज बॉर्डर डिस्प्यूट्स आर नॉट रिजॉल्व्ड येट, सजेस्ट सम मेजर्स टू स्ट्रेंथन द बॉर्डर मैनेजमेंट। तो बहुत इजीली इस क्वेश्चन को आप आंसर कर सकते हैं इस एडिटोरियल को पढ़ के। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला आर्टिकल, ये आज का लास्ट आर्टिकल रहेगा, स्लिपिंग थ्रू द क्रैक्स। ये कपिल सिब्बल ने लिखा है। क्या बात यहां पे कर रहे हैं, यहां पे बात कर रहे हैं कि क्या लूप होल्स हैं हमारे एंटी डिफेक्शन बिल में, एंटी डिफेक्शन लॉ में। तो पहले तो समझे कि एंटी डिफेक्शन है क्या। ठीक है, एंटी डिफेक्शन जैसे कि आप जानते हैं 52nd अमेंडमेंट 1985 में कानून पास किया गया था। ठीक है, तो अब इसके चलते अब देखिए डिफेक्शन, अब 1967 से एक बहुत पॉपुलर टर्म आपने सुना होगा, आया राम गया राम, के भी जो डिफेक्शंस हैं कि एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी में से कुछ विधायक होते हैं, वो छोड़ के किसी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी में चले जाते हैं। ये आज के टाइम पे तो अभी इलेक्शंस का सीजन चल ही रहा है, तो आप देख ही रहे हैं। तो ये हॉर्स ट्रेडिंग, MLAs का, MPs का एक दूसरे की पार्टी छोड़ के किसी और पार्टी में जाना, ये बहुत कॉमन बात है। तो 1967 के बाद ये बात हम बहुत कॉमनली देख रहे हैं। तो बात ये करेगी थी कि ऐसा कोई कानून बनाया जाए, ऐसा कोई कानून हो जो कि MPs या MLAs को पनिश कर सके कि वो अपनी एक पार्टी को छोड़ के दूसरी पार्टी में जा रहे हैं। लेकिन इस कानून के तहत एक और बात यहां पे थी कि अगर, तो देखिए, अगर एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी में से अगर 1/3 मेंबर्स हैं, मान लीजिए एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी है, उसके मान लीजिए अगर फॉर एग्जांपल हम बात करें कांग्रेस पार्टी है फॉर एग्जांपल, ठीक है, फॉर एग्जांपल, अब उसके 100 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वैसे तो अभी तो 100 नहीं है, मुश्किल लगता है, लेकिन वैसे ही आपको बता रहा हूं, अगर 100 वहां पे उनके MPs हो लोकसभा में, तो उसमें से 1/3, ठीक है, यानी कि 33-34 अगर MPs छोड़ के दूसरे दल में चाहते हैं, बीजेपी में जाना चाहते हैं, तो उस सिनेरियो में जो वो 33-34 MPs होंगे, यानी कि 1/3 ऑफ द 100 जो होंगे, उनको फिर उनको डिफेक्शन के लॉस के अंदर उनको पेनलाइज नहीं किया जाएगा। ये तो एक बात होगी। और दूसरी बात, ये जो कानून है ये पॉलिटिकल पार्टीज को भी पनिश नहीं करता फॉर इंकरेजिंग या एक्सेप्टिंग। भाई अगर एक पार्टी है, बीजेपी है, तो उसकी पार्टी में 33-34 अगर MPs आ रहे हैं, तो बीजेपी को कोई पनिश नहीं करने वाला कि भाई आपकी पार्टी में वो वहां से 1/3 MPs टूट के आपकी पार्टी में आ गए, तो नहीं, ये बात नहीं है। तो अब बात ये आती है, देखिए, अब एंटी डिफेक्शन लॉ है, ठीक है, अंडर द 10th शेड्यूल, और ये 1985 में पास किया गया था, ठीक है, ये जो लॉ बनाया गया था। अब बात ये आती है कि आज इसमें क्या कमियां हैं, क्या लूप होल्स हैं। तो कुछ लूप होल्स की यहां पे बात करी है कपिल सिब्बल ने, तो उसकी हम बात करते हैं। पहली बात तो यहां पे बात करिए पैराग्राफ 3 ऑफ द 10th शेड्यूल ऑफ द एंटी डिफेक्शन लॉ। अब ये जो पैराग्राफ 3 है, ये ओमिट कर दिया गया था आफ्टर द 91st अमेंडमेंट एक्ट 2003। नाउ दिस केम इनटू फोर्स इन जनवरी 1, 2004। उससे पहले क्या था, अब उससे पहले ये था दैट ये अगर हम पैराग्राफ 3 ऑफ द 10th शेड्यूल की बात करें ना, दिस अलाउड फॉर पीसमील डिफेक्शंस रीचिंग द थ्रेशोल्ड ऑफ 1/3 ऑफ द टोटल मेंबर्स ऑफ द पॉलिटिकल पार्टी। तो ये पहले था, ये अलाउ किया गया था भी, अगर 1/3 यानी कि अगर एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी में से 1/3 ऑफ द MPs या MLAs दे वांट टू लीव एंड जॉइन सम अदर पार्टी, सो फाइन, दे विल नॉट अट्रैक्ट एनी काइंड of penalty or any kind of punishment।
ठीक है। अब यहां पे दोस्तों कंट्रोवर्सी ये आती है कि अक्सर ये देखा जाता है, चलो पैराग्राफ 3 तो अब नहीं रहा, उसको ओमिट कर दिया। अक्सर ये देखा जाता है जो स्पीकर है, चाहे वो विधानसभा का हो चाहे वो लोकसभा का हो, अक्सर ये देखा जाता है कि जो स्पीकर है ऑफ द असेंबली, देखिए स्पीकर आमतौर पे रूलिंग पार्टी का होता है ना, तो अक्सर ये देखा जाता है कि जो स्पीकर है, तो स्पीकर के हाथ में भी बड़ी पावर होती है अगर हम एंटी डिफेक्शन की बात करें। ठीक है, अब स्पीकर यहां पे कोई ना कोई मैनिपुलेशन करता है। ठीक है, तो अब स्पीकर ऑफ द असेंबली वाज सीन टू बी कोलैबोरेटिंग विद द पॉलिटिकल पार्टी इन पावर, यानी कि जो रूलिंग पार्टी है, तो स्पीकर वैसे भी जो रूलिंग पार्टी में से ही आता है ताकि वो डिफेक्टर्स को प्रोटेक्ट कर सके। देखिए यहां पे राजनीति की बात आ जाती है, रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी ऑपोजिशन पार्टी के मेंबर्स को काटना चाहती है, यानी कि ऑपोजिशन पार्टी के एमपीस को अपनी तरफ लेके आना चाहती है, तो स्पीकर की पूरी सपोर्ट रहती थी कि कोई बात नहीं, एंटी डिफेक्शन लॉ जो है वो चलो मेरे हाथ में, स्पीकर के हाथ में भी बहुत पावर्स हैं, कोई ऐसी बात नहीं है। तो अगर स्पीकर की तरफ से ऐसा कुछ मैनिपुलेट किया जा रहा है जहां पे इंकरेज किया जा रहा है इस तरह के एटमॉस्फेयर को कि जो ऑपोजिशन पार्टी के एमपीज या एमएलएज हैं वो रूलिंग पार्टी के एमपीज एमएलएज में आने, तो ये स्पीकर का जो ऑफिस है उस पे दाग लगता है, तो ये स्पीकर के ऑफिस पे सवाल उठे जाते हैं। ठीक है, तो इस तरह का फेवरेटिज्म दिखाना रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी को, नाउ दिस इज एट द हार्ट ऑफ द नॉन फंक्शनिंग ऑफ द 10th शेड्यूल। उसके बाद पार्ट 4, अगर पैरा 4 की बात करें ऑफ द एंटी डिफेक्शन लॉ ऑफ द 10th शेड्यूल की हम बात करें, अब ये ओमिट नहीं किया गया। पैराग्राफ जो 4 है वो सीधी बात है, ये कहता है दैट अ मेंबर ऑफ द हाउस विल नॉट बी डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम हिज मेंबरशिप वेयर हिज ओरिजिनल पॉलिटिकल पार्टी मर्जेस विद अनदर पॉलिटिकल पार्टी। बशर्ते, शर्त क्या है कि भाई अगर मान लीजिए एक पॉलिटिकल पार्टी है, लेट्स से कांग्रेस की बात करें, तो कांग्रेस कल को, वैसे बहुत हाइपोथेटिकल बात है बट एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूं कि 2/3 ऑफ द एमपीज ऑफ द कांग्रेस टुमारो दे से दैट ओके वी आर जॉइनिंग द बीजेपी। ठीक है, तो वो पार्टी मर्ज होगी, लिटरली 2/3 ऑफ द पार्टी ऑफ कांग्रेस इज मर्जिंग विद द बीजेपी। नाउ दिस इज अ वेरी अनलाइकली पॉसिबिलिटी, मैं एग्जांपल के तौर पे सिर्फ एक एग्जांपल कोट कर रहा हूं। तो ये जो पैराग्राफ 4 क्लॉज 2 है, नाउ दिस प्रोवाइड्स दिस पॉसिबिलिटी ऑफ द मर्जर व्हिच वुड बी डीम्ड टू हैव टेकन प्लेस ओनली if not less than 2/3 of the members of a particular political party they decide to join the other party। अब यहां पे देखिए दिन दिहाड़े यहाँ पे करप्शन हो सकती है, दिन दिहाड़े यहाँ पे मैनिपुलेशन चल सकती है। अब देखिए ये अभी रिसेंटली हमने देखा भी था केस, गोवा की बात करें, मणिपुर की बात करें, मध्य प्रदेश की बात करें, ठीक है, कि कैसे वोटें खरीदी जाती हैं, कैसे एमपीज एमएलएज को खरीदा जाता है, इसको हॉर्स ट्रेडिंग कहते हैं। देखिए एक ये शोभा देता है डेमोक्रेसी को कि चाहे म्यूनिसिपल इलेक्शंस हो, चाहे विधानसभा के इलेक्शंस हो, चाहे लोकसभा के इलेक्शंस हो, आप लोग जाके वोट करते हैं अपने एमपीज को, और कल को जब कोई इस तरह का नतीजा कंक्रीटली नहीं आ पाता, खास करके जब लगता है कि भी पॉलिटिकल एक रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी है उसको पूरी वोट्स नहीं मिली है, उसको उसके पास पूरे एमपीज नहीं है, तो वो क्या करते हैं अपने एमपीज को किसी होटल में भेज देते हैं ताकि हॉर्स ट्रेडिंग ना हो सके। ठीक है, ताकि जो ऑपोजिशन पार्टी है वो कुछ पैसों के लिए या कुछ ऐसे करप्शन के चक्कर में आके एमपीज खरीदे ना या एमएलएस को खरीदे ना, तो क्या ये बात शोभा देती है हमारी डेमोक्रेसी को? सर्टनली ये बात शोभा नहीं देती है कि हॉर्स ट्रेडिंग, करप्शन जैसे मुद्दे अभी भी हमारी डेमोक्रेसी में अभी भी हैं, कि भी इलेक्शन जीतने के बाद भी पॉलिटिकल पार्टी को इस बात का डर रहता है कि हमारे एमपीज दूसरी पार्टी ना ज्वाइन कर ले। ठीक है, तो अब एक चिंता की बात है डिस्पाइट हैविंग द एंटी डिफेक्शन लॉ। अब उसके बाद जो एक और मुद्दा है यहां पे जो कंट्रोवर्शियल है वो है आर्टिकल 164 सेक्शन 1B। नाउ अब ये क्या कहता है कि कोई एमएलए है या कोई एमपी है ना हु इज डिस्क्वालिफाइड फ्रॉम बीइंग द मेंबर ऑफ द हाउस अंडर द पैराग्राफ 2 ऑफ द 10th शेड्यूल। नाउ ही शुड ऑल्सो बी, अगर वो एमएलए था, अगर मान लीजिए वो मिनिस्टर था, विधानसभा की बात करें, स्टेट गवर्नमेंट की बात करें, वो वहां पे कहीं मिनिस्टर था, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में ही आता था, वो मिनिस्टर था, तो अगर तो एज अ मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली भी डिस्क्वालीफाई हो गया तो उस फिर कायदे के हिसाब से तो ही शुड बी डिस्क्वालीफाइड एज द मिनिस्टर ऑल्सो फ्रॉम द डेट ऑफ डिस्क्वालिफिकेशन टिल द डेट ऑन विच द टर्म ऑफ हिज ऑफिस एज अ मेंबर वुड एक्सपायर। अब इसमें क्या प्रॉब्लम है कि अब यहां पे अब अगर ऐसा कुछ इस तरह का प्रोविजन तो है, लेकिन अगर एक पर्टिकुलर एमएलए अगर वो अपनी पॉलिटिकल पार्टी छोड़ के मान लीजिए किसी और पॉलिटिकल पार्टी में चले जाता है, ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी में चले जाता है, तो वहां पे वो फिर से एज एन एमएलए इलेक्ट होके आ सकता है। और अगर सरकार गिरानी हो, यानी कि अगर मान लीजिए कि अगर कुछ एमएलएज हैं वो भी रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी, फॉर एग्जांपल अगर मान लें, अगर हम बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में पहले कांग्रेस थी, तो मान लीजिए कुछ वहां से विधायक उठ के बीजेपी की टुवर्ड्स चले गए, तो अब बीजेपी के पास नंबर आ गए कि भाई वो अपनी पूरी मेजोरिटी के साथ अपनी पार्टी बना सकते हैं, अपनी सरकार बना सकते हैं। अब वो जो विधायक थे जो कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में गए, मैं मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं, चाहे वो कहीं के मिनिस्टर्स थे, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट में मिनिस्टर्स थे, अब एक बार वो डिस्क्वालीफाई हो गए तो वो मिनिस्टर तो नहीं रहेंगे, लेकिन अब नई पॉलिटिकल पार्टी में जाके वो फिर से अपने आप को इलेक्ट कर सकते हैं, फिर से अपने आप का एक फ्रेश इलेक्शन होगा जो हम बाय असेंबली इलेक्शन कहते हैं, और इलेक्शन में फिर से वो आ जाएंगे इलेक्ट होके, और उसके बाद वो फिर से मिनिस्टर बन जाएंगे, यानी कि एक सरकार को गिरा के दूसरी सरकार बना दी और वहां पे फिर मिनिस्टर बन गए। तो यहां पे अगेन कंफ्लिक्ट आता है। ठीक है, तो
इसके चलते यहां पे आर्टिकल 164 क्लॉज 1B को लेके भी इस आर्टिकल में ये बात कही गई कि इसमें भी अमेंडमेंट बहुत जरूरी है कि ये तो इस आर्टिकल को या तो बिल्कुल कंप्लीटली रद्द कर देना चाहिए कि एथिकल नहीं है कि अगर आप एक पार्टी छोड़ के एक सरकार गिरा के दूसरी पार्टी में आते हैं, उसके बाद उनकी सरकार बनाते हैं, फिर से आप अपना इलेक्शन करके फिर से वहीं पे जाके मिनिस्टर बन रहे हैं, तो आपके एथिक्स कहां पे हैं? अल्टीमेटली एमएलए हो या एमपी हो, अल्टीमेटली अकाउंटेबिलिटी किसको है? टू द पीपल ऑफ द इंडिया। तो यहां पे वे फॉरवर्ड सजेशन क्या दिया गया? देखिए वे फॉरवर्ड बहुत जरूरी है किसी भी आर्टिकल में, सॉल्यूशंस बहुत जरूरी हैं, ठीक है। अब यहां पे बात करेगी दैट टू सप्लांट द 10th शेड्यूल, स्पीकर्स की बात करें तो स्पीकर जब ये इलेक्ट होते हैं असेंबली में या लोकसभा में, जब ये स्पीकर चाहे वो विधानसभा के स्पीकर हो चाहे वो लोकसभा के, तो उनको अपनी पॉलिटिकल पार्टी से क्विट कर देना चाहिए, ठीक है, जब तक वो स्पीकर बने हुए हैं। तो ये सजेशन पहला दिया गया बिकॉज स्पीकर जो हैं वो भी बहुत मैनिपुलेशन करते हैं, वो भी बहुत बायस्ड होते हैं टू द रूलिंग पॉलिटिकल पार्टी। तो ये चीजें अगर ना हो तो बेटर है कि स्पीकर अपनी पॉलिटिकल पार्टी से ही क्विट कर दे। दूसरी बात, पैराग्राफ 4 ऑफ द 10th शेड्यूल दैट शुड बी ओमिटेड बाय मूविंग अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और तीसरी बात, ऑल दोज डिस्क्वालिफाइड, अगर एक बार एंटी डिफेक्शन लॉ के चलते वो डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं तो उनको दोबारा से इलेक्शन कंटेस्ट करना, चाहे असेंबली इलेक्शन है या लोकसभा इलेक्शन है, तो उनको अलाउ नहीं करना चाहिए कि वो फिर से एज अ कैंडिडेट कंटेस्ट करें फॉर एन इलेक्शन, और ना ही उनको इस बात की अनुमति मिलनी चाहिए कि वो कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड कर सके फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो ये जो प्रोविजन है, शायद ये प्रोविजन थोड़ा स्ट्रेंथन करेगा जो 10th शेड्यूल की अगर हम बात करें। तो दोस्तों इसमें से क्वेश्चन क्या बनता है? क्वेश्चन बनता है पॉलिटिशियंस मस्ट नॉट बी सीन एज कोलैबोरेटर्स इन फ्लाउटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। इन कंटेक्स्ट ऑफ दिस स्टेटमेंट डिस्कस द लूप होल्स प्रेजेंट इन द एंटी डिफेक्शन लॉ एंड सजेस्ट मेजर्स टू स्ट्रेंथन द 10th शेड्यूल। तो दोस्तों ये आर्टिकल पढ़ के भी इस क्वेश्चन का आंसर आप बहुत इजीली इस एडिटोरियल को पढ़ के कर सकते हैं। तो ये जो एडिटोरियल था आपके GS2 के सिलेबस से पर्टिनेंट है, पॉलिटी एंड गवर्नेंस वाले टॉपिक्स में से। चलिए सो दोस्तों आज के लिए इतना ही। तो ये 2 रेलेवेंट आर्टिकल से जाने से पहले, जैसे मैं बार बार कहता हूं कि प्रीलिम्स बहुत नजदीक में है, तो आई एम श्योर आप अपनी कोई ना कोई स्ट्रैटेजी पे वर्क ऑन कर रहे होंगे, कोई ना कोई टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस कर रहे होंगे, एमसीक्यूज प्रैक्टिस कर रहे होंगे। अब सही टाइम भी एमसीक्यूज प्रैक्टिस करने का, बिकॉज आफ्टर ऑल द ओनली पॉसिबल वे कि हम अपने डर को ओवरकम कर सकते हैं प्रीलिम्स ना क्रैक करने का, इज बाय प्रैक्टिसिंग मोर एमसीक्यूज। तो अगर आप हमारे साथ भी जुड़ना चाहते हैं, हमने कुछ कॉम्प्रिहेंसिव क्रैश कोर्सेज शुरू करें जिसमें टेस्ट सीरीज भी प्रोवाइडेड रहेंगी। तो ये कोर्सेज को आप अवेल कर सकते हैं, वेबसाइट पे जाइए, विजिट कीजिए, इन पे एनरोल कीजिए। और अगर आपको वेबसाइट पे इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है तो आप कभी भी इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, आपको पूरी असिस्टेंस दी जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ कोर्सेज हैं। डू विजिट द वेबसाइट एंड एनरोल बिफोर इट गेट्स टू लेट। एंड दोस्तों बाकी हम मिलेंगे मंडे को और एडिटोरियल्स के साथ। तो आप अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद।